सोना न खरीदने के मोदी के आह्वान को चैम्बर अध्यक्ष ने न उचित बताया न अनुचित। नमस्कार, ग्वालियर हलचल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप मांडरे, संपादक ग्वालियर हलचल। आज हमारे बीच मौजूद हैं मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ग्वालियर के अध्यक्ष प्रवीण अग्रवाल, जो सोना न खरीदने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान को न उचित बता रहे हैं न अनुचित। प्रवीण अग्रवाल जी नमस्कार। प्रदीप मांडरे। नमस्कार भाई साहब। एक तो ये कि ये चर्चा है बाजार में कि जो वैश्विक समस्याएं हैं, डीजल पेट्रोल को लेकर, इसको लेकर, सोने को लेकर, डॉलर को लेकर, उस कारण से चैम्बर ऑफ कॉमर्स के चुनाव स्थगित हो सकते हैं, लंबे समय के लिए टाले जा सकते हैं। ऐसा तो कोई प्रस्ताव अभी तक नहीं आया है जी। ये बात सही है कि जो वैश्विक परिदृश्य बन रहा है जी। लेकिन मुझे लगता है कि चुनाव कराने में कोई वैश्विक परिदृश्य अभी वर्तमान जो स्थिति है उसमें कोई रोक नहीं लगाता है। वो बस अंतर इतना है कि उसको हमें थोड़ा सादगीपूर्ण करना होगा और हमारी जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स की आदर्श आचार संहिता बनी हुई है जी, उसके अनुसार वो सादगीपूर्ण करने के लिए प्रेरित करती है। तो बस हम सबको चाहिए, जो भी लोग चुनाव में उसमें भाग लेंगे, इन सब परिस्थितियों को देखते हुए हम इस चुनाव को सादगीपूर्ण तरीके से करें, तो मुझे लगता है कि वो रुकावट नहीं आना चाहिए। ठीक। आपने कहा कि प्रस्ताव नहीं आया है, तो क्या प्रस्ताव मान लीजिए आता है तो क्या इस पर विचार होगा कि साहब ये चुनाव टाले जाएं? चैम्बर की एक कार्य प्रणाली है जी, और वो पूर्ण लोकतांत्रिक तरीके से उसको हम अपनाते हैं जी। हमारे यहाँ कोई भी प्रस्ताव आएगा तो उस पे हमारी जो कार्यकारिणी समिति है वो उसके लिए एम्पावर्ड है कि उसके ऊपर निर्णय ले। लेकिन उस प्रस्ताव की स्थिति परिस्थिति और वर्तमान स्थितियां अगर कहीं मैच करती होंगी तब ये, लेकिन जो मैं समझ पा रहा हूँ कि अगर मैं एक व्यक्तिगत राय दूं जी अपनी, निर्णय तो कार्यकारिणी समिति करती है, मेरे अकेले कहने और नहीं कहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं अगर अपनी व्यक्तिगत राय दूं तो मुझे लगता है कि वर्तमान परिस्थिति में अगर हम चुनाव को सादगीपूर्ण तरीके से निर्वाचन प्रक्रिया को अपनी पूर्ण कर लेते हैं तो ये उसके अंदर बहुत ज्यादा परेशानी वाला नहीं होना चाहिए। ठीक। मतलब ये कि कार्यकारिणी समिति ही चुनाव टाल सकती है, समय पर चुनाव करा सकती है, कोई भी प्रस्ताव पर विचार कर सकती है। देखिए, कार्यकारिणी समिति को चैम्बर के संविधान के मुताबिक निर्णय लेने का पूर्ण अधिकार है और वही हमारा सब कुछ दिशा निर्देश तय करती है। लेकिन इस दौरान जो हमने संविधान संशोधन किया है उसमें उसके मुताबिक अब हम एक एक्सटेंशन 3 महीने से का होता है, जो उससे अधिक नहीं ले सकते, ये संविधान हमें रोकता है। जी। तो वो संवैधानिक एक विषय खड़ा होगा अगर ऐसा कोई प्रस्ताव आता है। तो जब तक कोई ऐसी परिस्थितियां नहीं आ जाए कि यो लगने लगे कि जैसे कोविड था जी, तो अब कोविड अगर एकदम से आया तो वो ऐसी परिस्थिति थी कि सबको दिख रही थी। लेकिन ऐसी कोई परिस्थिति अभी नहीं है, अभी फिलहाल नहीं दिख रही है। अच्छा, और लेकिन मैं आपकी अगर राय पूछूं, ग्वालियर हलचल आपकी राय पूछे, तो आप किसी भी प्रकार से चुनाव टालने के राय में नहीं है? मैं ऐसा मानता हूं कि निर्वाचन प्रक्रिया तो समय पे ही संपन्न होना चाहिए। किसी भी संस्था के मजबूत रहने और लंबे चलने का एक प्रमुख कारण ये होता है कि जो रिसफल होता है, जो भी निर्धारित समय होता है उसमें होना चाहिए। हमारे यहाँ 3 साल का है। जब से चैम्बर में सक्रिय हुआ हूँ मैंने हमेशा प्रयास किया है कि चुनाव 3 साल मतलब अपने निर्धारित समय में ही हो और होते रहे। आप कह रहे हैं चुनाव निर्धारित समय में ही होना चाहिए। मैं अपनी बात करूं, मैंने जब से ये देखा है पत्रकारिता में, चुनाव आपके यहाँ कभी समय पर हुए ही नहीं। 3 महीने आगे, 6 महीने आगे। नहीं समय पर, यानी समय पर होते हैं। समय से मेरा मतलब है जैसे लोकसभा के चुनाव समय पर होते हैं, राज्यसभा के चुनाव समय पर होते हैं। अब उसके अंदर कुछ तकनीकी समस्याएं होती हैं जी, जो आपको उसकी साइट जानकारी नहीं हो। बिल्कुल। अभी जो 3 महीने का हमने एक्सटेंशन लिया वो क्यों लिया?
वो इसलिए लिया कि हमारे यहाँ की जो चुनाव संविधान मतलब संविधान चैम्बर का जो संविधान है वो ये कहता है कि चुनाव 31 मार्च की सूची पे होंगे। जिस साल चुनाव होंगे उस साल के 31 मार्च की सूची पे होंगे। जी। अब ये 2026 में चुनाव है। 2026 में चुनाव है। अगर हम इसमें 3 महीने का एक्सटेंशन नहीं लेते, हमने ही संविधान में संशोधन किया। पहले ये था कि हम एक बार में 3 महीने का एक्सटेंशन ले सकते थे, माने उस एक से ज्यादा भी एक्सटेंशन ले सकते थे जी। लेकिन हमने ही संशोधन किया कि एक ही बार लिया जा सकेगा, माने कि दोबारा एक्सटेंशन नहीं लिया जा सकता। और वो 31 मार्च की सूची की वजह से अगर ये चुनाव हम कराते तो हमारे को चुनाव कराना पड़ते 18 अप्रैल तक, अगर हम एक्सटेंशन नहीं लेते तो 18 अप्रैल तक जब कराने पड़ते और 31 मार्च को जो सूची फाइनल होती तो हमारे यहाँ 3450 सदस्य हैं, वो उसकी एक सदस्यता विवरणी का प्रकाशित होती है। वो सदस्यता विवरणी का जब कार्यकारिणी उसको पास कर देती है उसके बाद प्रकाशन में जाती है और प्रकाशन होने के बाद प्रत्येक मेंबर के यहाँ वो सूची पहुंचाई जाती है हार्ड कॉपी। ये संवैधानिक व्यवस्था है। तो जब वो हार्ड कॉपी पहुंचाई जाती है तो 3450 प्रतियां छपने के बाद उनको कोरियर से 3450 जगह पहुंचाना लगभग 1.5 महीने की प्रक्रिया थी। इसलिए हमें एक एक्सटेंशन लेना ही चाहिए था तो हमने लिया, लेकिन कभी भी कोई एक्सटेंशन पिछली कार्यकारिणी पिछले पदाधिकारियों ने भी एक्सटेंशन लिया। मैं बता रहा हूँ ना, वो उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होता है, कोई मतलब आवश्यक कारण होता है। ऐसा नहीं है कि नहीं, लेकिन इसका मैसेज तो ये जाता ना कि चुनाव समय पर नहीं हुए। देखिए 3 महीने हम लोग ज्यादा पदाधिकारी रहें या 3 महीने पहले चुनाव हो जाए, 3 महीने में ऐसे कोई कार्य चैम्बर के अंदर कोई ना तो ऐसे आर्थिक कारण होते हैं कि जिससे किसी को बेनिफिट हो जाए और ना कोई ऐसे कारण होते हैं। अब जैसे एक बार अब जैसे हम भारतीय संविधान की बात करें तो विधानसभा में लोकसभा में एक दिन भी चुनाव टलते नहीं है और अगर 1 मिनट टल जाते हैं तो वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू हो गए या दूसरे प्रकार की व्यवस्था हो गई। तो यहाँ उसमें अब देखिए उसके अंदर ये वो नहीं है कि 31 मार्च की सूची होना चाहिए। वहाँ तो जब भी चुनाव होते हैं उससे 2 महीने 3 महीने पहले निर्वाचन आयोग एक्टिव होता है, मतदाताओं की सूची जारी कर देता है, उसमें दावे आपत्ति मांग लेता है और उसके अंदर कोई तिथि का बाध्यता नहीं है। अगर वहाँ भी तिथि की बाध्यता हो जाए तो मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि वहाँ भी एक्सटेंशन लेना पड़ेगा। ठीक। अच्छा सर, ये बताओ केंद्र शासन ने एक मिनट, अब मैं अगला सवाल पूछ रहा हूँ। अच्छा, ये एक था। हाँ, ये तो ये हो गया। नहीं, मतलब ये तो एक चैम्बर का हो गया। अब मैं जो व्यापारियों की समस्या है वो बता रहा हूँ। चैम्बर ये जो सोना पर रोक लगा दी है, ये रोक से मतलब वैधानिक रोक तो नहीं है, लेकिन मोदी जी का आह्वान है तो फिर लोग तो मानते ही हैं। तो आपको लगता है कि सोना चांदी व्यापारियों का तो नुकसान हो ही रहा है, उनका जो स्टाफ है वहाँ भी छटनी की नौबत आ रही है? देखिए, निश्चित रूप से किसी भी व्यवसाय की कोई भी कमोडिटी हो जी, जब उसमें इस तरह की अपील होती है जी, तो वो व्यापार प्रभावित होता है जी। मसलन जैसे कोविड आया था तो उसमें तो सभी व्यापार प्रभावित हो गए थे, सभी इंडस्ट्रियां लगभग बंद हो गई थी। लेकिन आपदा विपदा में हम सब मिलके उसका हल निकालते थे। सोना चांदी वालों की जो पीड़ा है उनको भी हम अध्ययन कर रहे हैं और अध्ययन कर एक बहुत ही जल्दी सरकार तक पहुंचाएंगे और उसका क्या रास्ता हो सकता है वो भी सरकार को सुझाएंगे। आपको लगता है कि मोदी जी ने जो आह्वान किया वो गलत किया? नहीं, देखिए, आह्वान करना ये मेरा खुद का वो हो सकता है, मतलब मैं सोचता हूँ वैसा मेरे सोचने वाले समर्थक भी हो सकते हैं और मेरे सोचने वाले मेरी मत भिन्नता भी रख सकते हैं। तो ये तो सबका अपना अपना आह्वान है, उसका मूल्यांकन करना। ये सबका अपना अपना आह्वान वाली बात नहीं है प्रवीण जी। आपका आह्वान है व्यक्तिगत हो गया, मोदी जी तो सरकार के मुख्य अंग हैं। मेरा आह्वान है चैम्बर प्रेसिडेंट, चैम्बर प्रेसिडेंट के रूप में भी अगर मैं कोई आह्वान करता हूँ जी, तो ये मैं परिस्थिति अनुसार जो उचित समझता हूँ उस अनुसार आह्वान करता हूँ। तो मैं वही पूछ रहा हूँ, क्या 1 मिनट में वही पूछ रहा हूँ कि मोदी जी का जो आह्वान है। एक मिनट सर, अरे नहीं, सुनो समय कम रहता है आपके पास, फिर आप कहोगे मुझे जाना है।
मैं यही पूछ रहा हूँ कि मोदी जी के जो आह्वान है क्या वो गलत है, क्या वह व्यापार को चौपट करने वाला है, क्या वो जो भारतीय संस्कृति है उसको छिन्न भिन्न करने वाला है? क्योंकि भारतीय संस्कृति में सोना चांदी का विशेष महत्व है, चाहे शुभ कार्यक्रम हो चाहे शादी हो। और तो और उन्होंने फिर सोना पर इम्पोर्ट ड्यूटी भी वो भी लगा दिया है, नया टैक्स भी लगा देखिए दिया है। देखिए 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 आह्वान की जहाँ तक बात है, जी आह्वान और नियम में बहुत अंतर होता है। जी नियम का मूल्यांकन किया जा सकता है, नियम को हम ये कह सकते हैं कि ये गलत नियम आया गया, इसमें सुधार किया जाए। आपको याद हो 2016 में और 2014 में जब गोल्ड ज्वेलरी के ऊपर सर, एक्साइज ड्यूटी मैं आपसे सेंट्रल गवर्नमेंट सर ने सीधा मेरा सा, मेरे अरे को सुनो बोलने तो, तो दीजिए प्लीज भाई प्लीज साहब, प्लीज, अरे मेरे सुनो को बोलने नहीं, तो वो लंबा हो दीजिए। जाता है ना, प्लीज माना करो। मैं तो बस तो इतना फिर मैं इतना अपने सवाल का जवाब कैसे दूंगा, मैं वही तो बता अच्छा रहा चलो, हूँ। अच्छा जो बोले आप बोले, प्लीज बोले। गोल्ड ज्वेलरी के ऊपर जी जब एक्साइज लगाई थी तो 2014 में कांग्रेस की सरकार, जी और उसके बाद जब 2016 में अरुण जेटली जी वित्त मंत्री जी थे, जी तब भी चैम्बर ने आंदोलन किया था और 43 दिन राष्ट्रव्यापी हड़ताल का चंबल संभाग का नेतृत्व किया था। ठीक, और उस नेतृत्व करने के दौरान धरने प्रदर्शन सारी चीज किए थे, वो नियम था। बिल्कुल ठीक। तो आह्वान जी मानना नहीं मानना ये पर निर्भर कर। मैं ये पूछ रहा हूँ क्या मोदी जी तो का जो इसलिए आह्वान है क्या वो मैं गलत उसका है, मूल्यांकन सोना चांदी व्यापारियों के हित में किसी नहीं के है? भी आह्वान का मूल्यांकन इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि वो आह्वान है, नियम नहीं है, बस इतनी सी बात। सोने चांदी के व्यापारियों के हित में है क्या ये आह्वान, क्या उनके हित में है कि जनता के हित मेरा में है? मेरी बात ही नहीं समझ रहे आप। वो आह्वान, इसलिए आह्वान का मूल्यांकन है। आह्वान को मैं कुछ भी कहूँ तो मैं उचित नहीं मानता। क्या आपके पास सोने चांदी जो व्यापारी हैं, ज्वेलर्स हैं, वो आए हैं क्या साहब इस मामले में चैम्बर कुछ कदम उठाए, हमें राहत प्रदान देखिए, करे, सरकार से वार्ता करे? जरूरी नहीं है कि वो व्यापारी आएंगे तभी हम कुछ करेंगे। नहीं, तो अभी मैंने व्यापारी आपको आए हैं बताया, क्या? सुन तो लीजिए, मैंने बताया ना आपको कि हम लोग खुद से इस बात की स्टडी कर रहे हैं कि इसका क्या तरीका हो सकता है जिससे व्यापार पे भी प्रभाव नहीं पड़े, सरकार की भी मंशा पूरी, और उसमें कुछ न कुछ हम लोग सरकार को ऐसा डॉक्यूमेंट भी पेश करेंगे सबसे चर्चा करने के बाद, सोना चांदी कारोबारियों से चर्चा करने के बाद, कि इसके ऊपर क्या किया जा सकता है। वो सरकार तक अपनी बात ठीक, को मैं ये पहुंचाएंगे पूछ रहा हूँ जनप्रतिनिधियों के माध्यम से। क्या सोना चांदी के व्यापारी जो हैं ग्वालियर चंबल संभाग के चैम्बर से जुड़े हुए हैं, क्या वो आए हैं कि आपके पास कि साहब हमारा व्यापार चौपट हो रहा है, स्टाफ नहीं, की छटनी की स्थिति आ रही है? ऐसे ऐसे कोई बहुत ज्यादा लोगों ने संपर्क नहीं किया। एक दो फोन मेरे पास आए थे। अच्छा, तो क्या क्या बोलना है उनका? उनका ये कहना था कि साहब इसके अंदर ये जो नियम निकाला है इसको समझ रहे हैं और इससे हमारी को कुछ परेशानियां हो सकती हैं, तो उस पर चर्चा करना है। तो वो उसी उद्देश्य से हमने उस पर थोड़ा सा काम शुरू किया है। ठीक, अच्छा सर ये बताएं कि एमपी में कई सालों से ये समस्या कहो या शासन का अनुचित लाभ लेना है, रेवेन्यू लेना है, ये कहो कि सबसे ज्यादा पेट्रोल में वेट, डीजल में वेट एमपी में है, यूपी में कम है, इससे यहाँ व्यापार प्रभावित भी हो रहा है। कई बार चैम्बर ने इस विषय में आवाज भी उठाई है। बिल्कुल, देखिए अकेला पेट्रोल डीजल ही नहीं है, जी एमपी में बहुत चीजें ऐसी हैं जो समीपवर्ती प्रदेश से अधिक हैं जी और जिससे हमारा औद्योगिक विकास और व्यापारिक विकास दोनों को प्रभावित करता है। जी अब पेट्रोल और डीजल की बात कर ले तो करीब 10 रुपए लीटर का यूपी और एमपी में अंतर आ गया है। बिल्कुल। अब उसका परिणाम, दुखद परिणाम ये हो रहा है कि हमारे यहाँ के जो पेट्रोल पंप व्यवसायी हैं उनकी सेल मारी जा रही है, सरकार का रेवेन्यू मारा जा रहा है। और जैसे जो यूपी बॉर्डर के पास पेट्रोल पंप होते हैं, उदाहरण के लिए भिंड और दतिया, तो ये पेट्रोल पंप नुकसान में होते हैं। और ग्वालियर जैसे शहर में भी जो कॉमर्शियल व्हीकल होते हैं वो केवल उतना ही फ्यूल डलवाते हैं जितने में यूपी बॉर्डर पे पहुंच जाए, और यूपी बॉर्डर पे जाके फुल करा लेते हैं। तो जिससे हमारे पेट्रोल पंप व्यवसायी का भी नुकसान होता है। तो ये और बताओ, सरकार की रेवेन्यू का भी नुकसान होता है। चैम्बर अध्यक्ष बने हुए आपको 3 साल हो गए हैं, इस मुद्दे पर आपने कब कब सड़कों पर आंदोलन किया?
सरकार के सड़कों खिलाफ। पे आंदोलन, देखिए ये नहीं तो आंदोलन नहीं होंगे तो फिर कैसे समस्या सामने आएगी? आप मेरी बात समझिए, सड़कों पे आंदोलन करना ही किसी समस्या को उठाने की नहीं होता है। चलो कितने बार ज्ञापन दिया? हमारे स्थानीय समस्याएं होती, ज्ञापन तो आपने जैसे कितनी बार दिया? सुन तो लीजिए मेरी बात प्रदीप भाई साहब, आप मेरा पूरा इंटरव्यू ले रहे हो, पूरी परीक्षा ले रहे हो। अरे पता नहीं सर, आप तो बहुत गरिमामय अध्यक्ष हैं। मैं एक स्टूडेंट की तरह आपको पूरी परीक्षा दे रहा हूँ, तो मेरी बात तो सुन, मेरे को बोलने का तो अधिकार, लिबर्टी दो। मेरा ये कहना है कि जब जब स्थानीय विषय आए, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज का कार्यालय जो पूरे मध्य प्रदेश में सिर्फ ग्वालियर में था, इंदौर स्थानांतरित हो रहा था। इंदौर स्थानांतरित हो रहा था, चैम्बर ने ही उसमें पहल की और श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के प्रयासों से वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज रुका। जीएसटी का ऑडिट कार्यालय है, वो भी इंदौर स्थानांतरित हो रहा था, लेकिन वो भी उसमें चैम्बर ने पहल की और वो ग्वालियर के अंदर रुका। तो जो ग्वालियर के मुद्दे होते हैं वो तो आंदोलन के माध्यम से और उससे निपटा लिए जाते हैं। जो प्रदेश व्यापी और राष्ट्रव्यापी मुद्दे होते हैं उनको प्रदेश व्यापी और राष्ट्रव्यापी आवाज बनानी पड़ती है। हमने चैम्बर के माध्यम से पूरे मध्य प्रदेश के जितने भी व्यावसायिक संगठन जिनकी लिस्ट हमारे पास है उनको पत्र लिखे, फिक्की और फेडरेशन को भी पत्र लिखे और उनके द्वारा भी पत्र लिखे गए हैं। सरकार ने हमें आश्वस्त भी किया। अच्छा, बताओ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 2 साल से मुख्यमंत्री हैं, क्या चैम्बर ने इस बारे में उनसे आग्रह किया, मांग की क्या? यहाँ 29% बिल्कुल यहाँ टैक्स से ज्यादा है। न केवल मांग पत्र दिया है, बल्कि व्यक्तिगत रूप से जब भी मुलाकात हुई है तब भी इस विषय को रखा है कि आप अगर इसकी ड्यूटी को वेट कम कर देंगे जहाँ, तो आप सरकार का रेवेन्यू घटने वाला नहीं है, बल्कि सरकार का रेवेन्यू भी बढ़ जाएगा। और उनकी मांग और आपकी मांग पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया अभी तक। अब वो मांग, देखिए मैंने क्या कहा, जब तक ये प्रदेश व्यापी मुद्दा नहीं बनेगा। अच्छा ये बताओ, जब ये जैसे आप ये सिंधिया जी की बात कर रहे हैं, सिंधिया जी की वजह से रजिस्ट्रार कंपनी जो इंदौर जा रहा था ग्वालियर में रुक गया, आपने सिंधिया जी से आग्रह किया, क्या पेट्रोल डीजल में वेट कम हो, इस बात को लेकर आप सिंधिया जी को माध्यम बनाएंगे कि सिंधिया जी सीएम पर दबाव बनाएं? देखिए मैं वही कह रहा हूँ आपको, आप मेरी बात को बार बार, आप जो मुझसे कहलवाना चाह रहे हैं कि मैं कोई ऐसी चीजें बोलूं, मैं नहीं बोलूंगा जी। मैं आपको बोल रहा हूं कि ये प्रदेश व्यापी मुद्दा है जी। और प्रदेश व्यापी मुद्दे को जब तक प्रदेश के हर जिले से ये आवाज नहीं उठेगी ना, प्रमुखता से, जितनी प्रमुखता से ग्वालियर का मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स उठा रहा है, उतनी प्रमुखता से अगर पूरे प्रदेश के व्यावसायिक संगठन, सामाजिक संगठन इस बात को उठाएंगे तो सरकार। आप क्या कहना है कि जो महाकौशल चैम्बर है वो ये आवाज नहीं उठा रहा, भोपाल चैम्बर है वो ये आवाज नहीं उठा रहा? आप मेरे से ये क्यों कहलवाना चाह रहे हैं कि मैं वो ये नहीं कर रहे और हम ये कर रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि ये सबकी प्रमुखता होती है जी। वो उनकी प्रमुखता में क्या, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि उनने आवाज नहीं उठाई होगी जी। आवाज उनने भी उठाई होगी, सब लोग आवाज उठाते हैं। जब तक ये प्रदेश का मुद्दा नहीं बनेगा, तो प्रदेश का मुद्दा बनेगा कब? प्रदेश का मुद्दा बनेगा, ये कब बनेगा? चुनाव, क्या आपके चैम्बर चुनाव से पहले बन जाएगा? अगर ये कोई राजनीतिक चुनाव नहीं है भाई सर, चैम्बर के चुनाव कि मैं इसमें ऐसे घोषणा कर दूं कि प्रदेश का और दिखाने के लिए प्रदेश का मुद्दा बनाने का प्रयास करूं। हमारे यहाँ चैम्बर का वोटर बहुत समझदार है, चैम्बर का व्यवसायिक बहुत, वो सारी कसौटी पे कसते हैं और तब लोगों को चुनते हैं। मैं आपके इंटरव्यू में ये कह दूं कि मैं इसका प्रदेश का मुद्दा बनाऊंगा और आप हेडलाइन में छाप दो और उससे मैं सोचूं कि मुझे कोई फर्क पड़ जाएगा, मेरे को कोई बेनिफिट हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। क्योंकि हमारे यहाँ का जो व्यापारी है बहुत समझदार है। व्यापारी, देखिए वो व्यापारी जो ग्राहक अंदर घुसता है और देख के पहचान लेता है कि ये लेने वाला है कि परेशान करने वाला है, तो वो बहुत समझदार होता है। अगर प्रवीण अग्रवाल जी, इन घोषणाओं से, बड़ी बड़ी बातें करने से, मैं अगला सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, हम ये कर देंगे और वो कर देंगे, इससे प्रभावित नहीं होता भाई साहब। आपने 3 सवाल कही थे, 30 हो गए हैं और केवल 2 सवाल हो रहे हैं बस, प्लीज जी। 2 सवाल है, आपने हमेशा मीडिया को सम्मान दिया है जी। बिल्कुल। अच्छा, एक और है, ये ध्रुव कुमार बघेले हैं, इन्होंने कुछ समय पहले हमें इंटरव्यू दिया था, अभी भी उनकी यही मांग है कि वो चूंकि ओबीसी हैं इसलिए उनको चैम्बर का मेंबर नहीं बनाया गया, और उन्होंने इस बारे में सिंधिया जी से भी शिकायत की जी। तो मतलब कुछ, वैसे तो आपके ऊपर है, कुछ भी कहें आप, फिर भी मैं जानना चाह रहा हूँ। नहीं, मैं कुछ भी क्यों कहूँगा,
मेरे ऊपर कुछ भी नहीं, मैं जब तक चैम्बर का अध्यक्ष हूँ, मैं जी संविधान से बंधा हुआ हूँ और संविधान के मुताबिक ही बोलूंगा चैम्बर के। जी और जी चैम्बर के संविधान की एक परिपाटी है, उसके अनुसार मेंबर बनाए और नहीं बनाए जाने का निर्णय सदस्यता उप समिति और फिर कार्यकारिणी लेती है। जी जी उनके फॉर्म को 2 बार ले जाके प्रयास किया गया, कुछ ना कुछ उसके अंदर जो कमियां रही जी वो जी कमियां के कारण वो रुका, लेकिन हमारा प्रयास है कि अब जब भी वो होगा तो फिर से उनको, जो हम देखिए, चैम्बर से अगर कोई जुड़ना चाहता है जी और अगर जुड़ने के लिए हमने उसके अंदर रोका होता तो इस बार हमारे 3450 मेंबर नहीं होते। पिछली बार 3142 थे और इस बार हम 3450 है। तो हम्म। ये इस बात का प्रतीक है कि इसके अंदर मेंबर बढ़े हैं। और इसमें जहां तक कोई वर्ग की बात है जी तो जी सभी वर्ग के मेंबर हमारे यहाँ होते हैं। हमारे यहाँ कोई वर्ग विशेष को देख के नहीं होता। हमारे यहाँ व्यवसाय करने की प्रवृत्ति को देखकर और इन सब चीजों को देखकर मेंबर और बनाने और नहीं बनाने का निर्णय कार्यकारिणी लेती है। उसमें कोई अध्यक्ष या कोई पदाधिकारी या किसी व्यक्ति का कोई महत्व नहीं होता। अच्छा सर, ये प्रशांत गंगवाल जी का भी नाम व्हाइट हाउस से चल रहा है, आपका भी नाम चल रहा है। मैं तो कोई ऐसा नहीं कि खबर है, जो चर्चाएं जो मुझे हमें मिलती रहती हैं वो सही भी हो सकती हैं, गलत भी हो सकती हैं। और ये भी है कि प्रशांत गंगवाल जी को यदि व्हाइट हाउस बनाता है तो ये भी है कि प्रवीण अग्रवाल मानेंगे नहीं, वो फिर चुनाव लड़ेंगे ही। ऐसे भी चर्चाएं हैं, तो आप कुछ खुलासा करेंगे इस पर? देखिए, चुनाव जब जब आते हैं, चाहे जी चैम्बर के चुनाव हो, चाहे विधानसभा के चुनाव हो, चाहे लोकसभा के चुनाव हो या किसी मोहल्ला समिति के चुनाव हो, जी जी चर्चाओं का बाजार गर्म होता है। बिल्कुल। और इस चर्चा तो बहुत सारी आती हैं और आती ही रहेंगी, लेकिन जब तक चुनाव की डेट की घोषणा नहीं हो, प्रत्याशियों की, संभावित प्रत्याशियों की घोषणा हाउसेस नहीं करते, जब तक ऐसी चर्चाओं पे कुछ भी कहना जी मैं जी समझता हूँ उचित नहीं है। क्योंकि ये चर्चाओं पे आप जवाब दोगे तो आज एक चर्चा है, कल दूसरी चर्चा है, परसों बिल्कुल। तीसरी चर्चा है। तो चर्चाएं तो आती रहेंगी और आती है, लेकिन मैं इन चर्चाओं पे न जाते हुए मैं तो ये मानता हूँ कि चैम्बर का चुनाव जुलाई के मतलब 18 जुलाई तक निश्चित रूप से संपन्न हो जाएगा। अच्छा, ये भी है कि आप व्हाइट हाउस का जो भी निर्णय होगा उसको हम मानेंगे आप? ये ये व्हाइट हाउस वाले पूछेंगे, उनको बताऊंगा भाई साहब, आपको बताने से क्या फायदा होगा बताओ। जी 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 ये थैंक यू व्हाइट साहब, हाउस थैंक वाले यू। पूछेंगे। थैंक यू। थैंक यू।